नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है मित्रों। जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है बहुत ही बेहतरीन मिल रही है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की यह मास्टर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 6। यह जो सीरीज है आप लोग का यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और विशेष रूप से डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हो रही है टीचर्स की, उसमें टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए यह रामबाण टेस्ट सीरीज आप लोग का ओपन है। इसकी पूरी फीस 1499 रुपये है। 1499 रुपये में आप लोग को 2500 एमसीक्यू मास्टर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके अलावा क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अलग से मिलेगी। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो के भी अलग पीपीटी नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो कंप्लीट कोर्स है वो 1499 रुपये का है। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर है, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वीपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। ये टेस्ट सीरीज संख्या 6 है मित्रों। पीडीएफ फॉर्मेट में देखें तो ये दूसरा पीडीएफ है, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में देखें तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 6। एक सीरीज में, एक टेस्ट सीरीज की वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, 9-10 क्वेश्चन होता है आप लोग का। तो मैंने इस तरह से मैं करा चुका हूँ, 5 टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ। अब यह आपका 6 टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 21, इसे आप अच्छे से देखिएगा और बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूरा करने के लिए कौन से उपाय अपनाए थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया था? सहायक संधि प्रथा, बिल्कुल। खुला युद्ध, यह भी ठीक है। पहले से दिन बनाए जा चुके इलाकों को हड़पना, यह तो हड़पनी थी, लॉर्ड वेलेस्ली की नहीं थी, लॉर्ड डलहौजी की थी, यह होगा नहीं। राज्य विलय का सिद्धांत, यह भी लॉर्ड डलहौजी का था। तो कौन सही है? तो 1 और 2, 1 और 2 मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, इसको बिल्कुल ज्वाइन करना है आप लोग। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। वेलेस्ली ने फैसला किया कि जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों को सहारा लिया था: सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों को इलाकों को हड़पना। ठीक है, क्षमा करिएगा, सी है, सी। पहले से अधीन बनाए चुके शासकों को इलाकों को हड़पना, या सी है। 1, 2, 3 तीनों बातें सही रहेंगी इसमें आपने। प्रश्न 22 देखिएगा। सहायक संधि प्रथा या सहायक संधि प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आप लोग को। तो देखिए, ए और बी दोनों ऑप्शन आप लोग के सामने है, ए बी सी डी। तो देखिए, इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। तो सहायक संधि प्रथा में यह व्यवस्था थी, यह तो सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने और विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, यह भी आपका सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त की सेनाएं भंग कर दी जाती थी, यह भी आपकी सही है। तो सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त जो राज्य होते थे उनकी सेनाएं भंग कर दी जाती थी, उनकी अपनी सेना नहीं होती थी। ठीक है, तो 1 ए बी सी आपका सही है, डी आपका गलत है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि प्रथा के तहत सैन्य खर्चा के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दिया था। देखिए, टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार ही नहीं किया था, इसीलिए तो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो विकल्प डी आपका, यह आपका सत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्यों के शासकों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी और उसके रखरखाव के लिए अनुदान भी देना पड़ता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगा और अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय राज्य अपनी अधीनता लगभग गंवा ही बैठता था। वह आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने और पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार को बैठता था। वास्तव में उस भारतीय शासक की बाहरी इलाकों में
बाहरी मामलों में सारी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। तो सहायक संधि प्रथा मानने वाले शासकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। उनको ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, उनको कोई भी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखना होता था। ठीक है, ये सब बातें होती थी। इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भी भंग कर दी जाती थीं। लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो जाते थे, जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल जाती थी। मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि वह अंग्रेजों के साथ अवश्य एवं भावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। प्रश्न 23 देखिएगा, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी? राजघाट की संधि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से की थी? तो देखिए, राजघाट की जो संधि हुई थी वह इंदौर के होलकर से हुई थी। इंदौर के होलकर के साथ इंदौर के जो होलकर होते थे, इनके साथ राजघाट की संधि हुई थी। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है, तो उनका मुनाफा कम हो रहा है, तो उन्होंने कंपनी के डायरेक्टरों और ब्रिटिश राजनेताओं से आगे प्रसार रोक देने और फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला लिया। इसलिए वेलेस्ली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित करके उनके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया। प्रश्न 24 देखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को किस राजा ने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा शुरू की थी। मतलब सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। प्रश्न 25 देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य पर आक्रमण किया था? रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य पर अधिकार किया था? तो वह है सिंध। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, सिंध। 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ गई। अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस की सेना को रोकने और ब्रिटिश सरकार की नीति तभी सफल होगी जब सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। तो रूसी आक्रमण के भय से सिंध का अधिग्रहण अंग्रेजों ने किया। सिंध का अधिग्रहण अंग्रेज नहीं करने वाले थे, लेकिन केवल रूसी आक्रमण के भय से उन्होंने किया था। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत को लागू किया था? राज्य विलय का सिद्धांत यानी हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका सिद्धांत था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया था वह राज्य विलय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक अधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चली आ रही थी। इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पहले से अंग्रेजों से अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी राज्य का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने नियम बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न 27 देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ? मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि राज्य हड़प नीति के तहत पहला राज्य कौन हड़पा गया था? तो वह है ये देखिए, झांसी 1853 में हड़पा गया था, संबलपुर 1849 में और सतारा जो हुआ था 1847 में। तो सबसे पहले जो राज्य हड़पा गया था वह सतारा। विकल्प सी जो है वो आपका सही है, सतारा। नागपुर जो था 1854 में नागपुर का को हड़पा गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय के सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा का अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद जयपुर, संबलपुर, बरार, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली का अधिग्रहण किया। प्रश्न 28 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
किस राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? तो वह राज्य है आपका अवध। विकल्प बी जो है आपका सही है, अवध है। लाला डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य पर को हड़पने पर लगी थी। अवध के नवाब कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस पर राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। अंत में डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अवध राज्य को 1856 में ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया गया। प्रश्न 29 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न है, लाला डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? लाला डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, यह उद्देश्य था। भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, बिल्कुल यह भी सही उद्देश्य था। भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यह भी था। तो कौन सा उद्देश्य था? विकल्प डी 1, 2, 3, ये तीनों उद्देश्य थे जिसकी वजह से लाला डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को लागू किया था। व्याख्या देख लीजिएगा। लाला डलहौजी ने भारत आते ही घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा कुछ ही समय की बात है। उसकी नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटेन द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना था। ठीक है। दूसरे साम्राज्यवादी अधिकारियों की तरह डलहौजी का भी विश्वास था कि भारत में देशी राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा है कि इन राज्यों के भारतीय शासक उनका शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं। इसके अलावा वह समझता था कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते थे उतने हो चुके, अब इनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है। डलहौजी का अवध पर नियंत्रण का कारण लालच था, क्योंकि अवध अपनी बेपनाह दौलत के साथ मैनचेस्टर में तैयार मालों के लिए अच्छा बाजार बन चुका था और ऐसे ही कारणों के जरिए कच्चे कपास की ब्रिटेन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डलहौजी ने 1853 में निजाम से बरार का कपास उत्पादक प्रांत ले लिया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। और 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।